हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्पार्क। आज का टॉपिक है क्लास 5 आवर वंडरस वर्ल्ड, चैप्टर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर। यूनिट 1 चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जर्नी ऑफ अ रिवर, यहाँ पे एक छोटा सा पोएम है, इसी के साथ स्टार्ट किया गया है इस चैप्टर को। चलिए पढ़ते हैं इसको। आई हैव नो फीट बट आई ट्रैवल फार थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स अंडर मून एंड स्टार। आई quench my thirst and help plants grow. From mountain to sea I quietly flow. यहाँ पे एक रिवर के बारे में बात किया गया है, जो रिवर माउंटेन से फ्लो होता है, सी तक आता है और क्या होता है, बहुत क्वाइटली फ्लो होता है थ्रू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स। हम लोग का आसपास में बहुत प्लांट्स ग्रो होता है। यहाँ पे रिवर का जर्नी एक 4 लाइन में छोटा सा पोएम के थ्रू समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, हु एम आई। यहाँ पे रिवर के बारे में बात किया गया है, जो कि है गोदावरी। गोदावरी का जर्नी स्टार्ट होता है एकदम हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स इन एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। कहाँ से स्टार्ट होता है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। फिर वो स्ट्रीम का फॉर्म से नीचे लैंड में गिरता है। गिरते गिरते वो रेन, उसमें रेन वाटर अदर स्ट्रीम्स भी ज्वाइन होता है, होके वो और भी ज्यादा वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और उसका जो वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है, टोटल 1465 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन होने से पहले। हर एक रिवर माउंटेन से, देखिए यहाँ पे पिक्चर है, हर एक रिवर जब माउंटेन से गिरता है, गिरते गिरते जब वो सी में आता है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग रिवर्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि गोदावरी यहाँ से आ रहा है, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, ये सब इसमें देखिए एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। और जाके कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में आके ये गिर रहा है। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये कितना किलोमीटर का जर्नी तय करता है? 1465 किलोमीटर का। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम लोग देखेंगे तो वो है गंगा, होली गंगा। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको पिक्चर्स को देखना है और बोलना है, नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। कौन से स्टेट से गोदावरी फ्लो होता है? देखिए महाराष्ट्र है ना। फिर नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। गोदावरी में कोई भी डैम या फिर कोई सैंक्चुरी है या नहीं, यहाँ पे आपको पिक्चर देख के बताना है। जैसे कि देखिए पोलावरम डैम है यहाँ पे, और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। Which other small rivers join गोदावरी in its journey? कौन से स्मॉल रिवर्स ने गोदावरी को ज्वाइन किया है? मंजीरा, इंद्रावती एंड साबरी। इन सब छोटे छोटे रिवर्स ने उनको गोदावरी को ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गंगा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। हम लोग हमारे जो स्टोरीज है, पुराना है, रामायण एंड पुराणास जितने भी हैं, उनमें हम लोग गंगा को दक्षिणा गंगा बोले हैं। क्यों? क्योंकि इट फ्लोज थ्रू साउदर्न इंडिया एंड am regarded as sacred and it is regarded as sacred. कहाँ से फ्लो होता है? साउदर्न इंडिया से ये फ्लो होता है और इसको हम लोग सेक्रेट बोलते हैं और होली गंगा बोलते हैं। जैसे कि नासिक से ये स्टार्ट हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके नहाते हैं होली वाटर में, ये सोच के कि वो उनका बॉडी प्यूरिफाई होगा। स्पेशली गोदावरी, पुष्करम, ऐसे इवेंट्स में, ठीक है। द लाइफ आई होल्ड। अब जब रिवर फ्लो होता है, उसमें बहुत सारे लाइफ भी, मतलब एनिमल्स, फिर इंसेक्ट्स, बर्ड्स,
बहुत कुछ डिपेंड करता है, ऐसे जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी, उन लोगों का लाइफ भी रिवर के ऊपर डिपेंड करता है। I flow all year round which makes me a perennial river. कुछ कुछ रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं तभी जब रेनी सीजन में उन लोगों में पानी भर जाता है। मतलब सीजनल जो जो रिवर्स होते हैं, सीजनल रिवर्स में पानी भरता है तभी वो लोग फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये रिवर जैसे राइस फॉरेस्ट से फ्लो करते हैं, इंक्लूडिंग जहाँ पे बहुत सारा वाइल्ड लाइफ रहता है, टाइगर, बार्किंग डियर, इंडियन गोल्डन गेको एंड फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज। हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ा था कि फ्रेश वाटर कितना इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स एनिमल्स के लिए। जब वो सी में जाके पहुंचता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है और डेल्टा फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? डेल्टा फॉर्म करता है। फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर में जाके मिल जाता है। उसी को कोरिंगा, वहाँ पे कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है उस जगह को जहाँ पे जर्नी एंड होता है। जहाँ पे जर्नी क्या होता है? एंड होता है। वहाँ पे एक फॉरेस्ट फॉर्मेशन हुआ है। कैसे कैसे रिवर हम लोग के लाइफ को सपोर्ट करता है? एक तो दे प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन मेनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड देम। ठीक है, पानी पहुंचाता है। उसी के साथ साथ द वाटर फॉर ऑल हाउसेस, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम्स फ्रॉम देम ओनली। I not only help people drink, cook and wash, but also help them to grow food, make things in their factories. सिर्फ डायरेक्टली ही हम लोग उस पानी को यूज नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली भी हम लोग पानी को यूज करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, मेनी लिवलीहुड्स में ये पानी, ये रिवर का पानी हम लोग को हम लोग को हेल्प करता है। अब पानी को हम लोग पाइप्स एंड कैनल्स से कैरी करते हैं और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसको शेयर करते हैं। कैसे पानी पहुंचेगा? ऐसे देखिए, पाइप से फील्ड्स में पहुंचता है जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग राफ्टिंग भी करते हैं। बहुत सारा चीज हम लोग पानी में करते हैं। इको टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म है जहाँ पे हम लोग नेचुरल प्लेसेस को विजिट करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स एंड माउंटेन्स। हम लोग ताकि नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर पाए, एनिमल्स, बर्ड्स को देख पाए और नेचर के बारे में हम लोग सीख पाए विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। जैसे कि यहाँ पे है राफ्टिंग दिखाया गया है। राफ्टिंग में हम लोग नेचर को कोई भी हार्म नहीं करते हैं, हम लोग पानी में बस राफ्टिंग करते हैं पानी को देखने के लिए, पानी के आसपास के एनिमल्स, बर्ड्स को देखने के लिए। तो इसको इको टूरिज्म बोला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिस्ट 3 ways in which people are dependent on the river गोदावरी। गोदावरी में लोग कैसे डिपेंडेंट है, इसका 3 ways आपको बोलना है। नेक्स्ट है, इन विच ऑक्यूपेशंस आर पीपल एंगेज्ड नियर द रिवर गोदावरी। गोदावरी के आसपास लोग कौन से काम करते हैं? फार्मिंग, फैक्ट्रीज चलाते हैं, पानी को यूज करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज में। थर्ड क्वेश्चन, विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। गोदावरी के आसपास कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं? राइस, व्हीट, ये सब बहुत कुछ ग्रो करता है। विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन? Where does the water for irrigation come from? आपके रीजन में, आप जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उसकी इरिगेशन के लिए कहाँ से पानी आता है? अब यहाँ पे आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है आपके क्लासरूम में, जहाँ पे आप रिवर्स को ड्रॉ करोगे और लोगों को हेल्प करोगे उसको समझने के लिए। जहाँ पे आपको घर, फार्म्स, बोट्स, फिशरमैन सबको ड्रॉ करना है समझाने के लिए कि रिवर के आसपास कौन से लाइफ सरवाइव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डैम्स के बारे में। डैम क्या होता है? मोर देन 900 डैम्स हमारे आसपास हैं, जहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया गया है गोदावरी के बारे में, जहाँ पे 900 डैम्स हैं। यहाँ पे स्टोर किया जाता है उसका पानी ताकि लोग उसको यूज कर पाए। कब? ड्राई सीजन्स में, ड्रिंक के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और डेली एक्टिविटीज के लिए। ठीक है,
पर क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि डैम को कैसे तैयार करते हैं, कब तैयार करते हैं, फिर क्या होता है? डैम क्या होता है ना, जाइंट वॉल होता है जहाँ पे पानी का जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और वहां पे पानी को स्टोर करते हैं लार्ज वाटर बॉडी में, जिसको रिजर्वर बोलते हैं। रिजर्वर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पानी को स्टोर करते हैं। देखिए ये पानी है, यहाँ से पानी ताकि ना आए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पानी को और स्टोर करते हैं रिजर्वर में। ठीक है। It also floods land that was once home to animals and people. कभी कभी जब ये डैम खुल जाता है तो यहाँ से पानी बहुत जोर से गिरता है और आसपास में फ्लड भी लाता है। तो इसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स, लोग अपने होम को, अपने घर को छोड़ के शिफ्ट कर देते हैं। जब हम लोग पानी का टैप ओपन करते हैं तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि वाटर का जो जर्नी है वो कैसे वहां तक पहुंचा है, कितने सैक्रिफाइसेस हुए हैं उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए हम लोग को वाटर का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। Now you have to answer the answer of this question. What problems can arise after a dam is built? How can they be solved? जब हम लोग डैम को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पानी पॉल्यूट कैसे होता है? फैक्ट्री से होता है, वेस्ट, प्लास्टिक, डर्टी वाटर से होता है पानी पॉल्यूट। कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि स्मेल भी नहीं आता है और पानी क्लीन भी नहीं लगता है, पर फिर भी लोग उस पानी को यूज करते हैं और उससे वो लोग बीमार हो जाते हैं, है ना। तो पानी को क्लीन करना बहुत जरूरी है, वेस्ट फ्री रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे पिक्चर है, ये क्लीन वाटर में ऐसा दिखता है और हम लोग अगर वेस्ट कर देंगे, वेस्ट में पानी को भर देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग वेस्ट कम बनाएं और फर्स्ट प्लेस में हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करें। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी गंदा कम होगा, पॉल्यूट कम होगा। फिश, टर्टल्स, बर्ड्स, ये लोग कहाँ रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे अगर पानी गंदा हो जाए, पॉल्यूट हो जाए तो। Where do the plastic wrappers and bags that we littered end up? जब हम लोग प्लास्टिक रैपर्स, बैग्स इधर उधर फेंक देते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, पानी में गिरता है डायरेक्ट जाके। What kinds of soaps, shampoos और floor cleaners are used in your house? आपके घर में कौन से यूज किए जाते हैं फ्लोर क्लीनर्स, शैम्पू एंड सोप्स? वो सब नेचुरल है या रेडीमेड है? Where does the unclean water mixed with these cleaners go? अब ये जो क्लीनर्स हम लोग यूज करते हैं, इसको यूज करने के बाद ये सब, तो वो सब चीज कहाँ पे जाता है? Now ask your parents or elders about the condition of water bodies near your home when they were your age. What is the status of those water bodies today? जब आपके पेरेंट्स और एल्डर्स यंग थे तब आपके घर के आसपास के वाटर बॉडीज का सिचुएशन क्या था और अभी क्या है? यहाँ पे और 2 एक्टिविटीज दिए गए हैं जहाँ पे सेकंड एक्टिविटी में आपको लिस्ट बनाना है उन सब चीज़ों का जो आप लोग वेस्ट बीन में थ्रो करते हो होम एंड स्कूल में। अगर if these things were thrown into a river or a pond, how would each of these items harm the animals, plants and people who live nearby and use this water? अगर वही वेस्ट आप लोग पॉन्ड, रिवर में थ्रो करोगे तो कैसे वो हार्म करेगा एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड लोगों को। अब यहाँ पे आपको 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना है, क्लियर वाटर लेना है और 1 टेबलस्पून करके शुगर एक में और एक में कुकिंग ऑयल डाल देना है और उसको अच्छे से स्टर करना है, मिला देना है और ऑब्जर्व करना है आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो और क्या देखने को मिल रहा है कि शुगर क्या होता है, इजीली डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में, पर जो ऑयल है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ऑयल क्या हो रहा है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि वाटर में क्या डिसॉल्व हो रहा है, शुगर, और डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर क्या नहीं हो रहा है,
ऑयल। तो ऐसे ही जो केमिकल्स, जो डर्टी सोपी वाटर है, वो रिवर्स में ऐसे ही तैरता है, वो नहीं डिसॉल्व होता है। तो वो कितना हार्मफुल होता है एनिमल्स, हम लोग के लिए। तो so even when my water looks clean, it might still carry things that can hurt the living beings. तो कुछ कुछ है जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ कुछ केमिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, तो दोनों ही हार्मफुल हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको एक रिवर दिख रहा है जो कि क्लीन है, एक रिवर है जहाँ पे ग्रीन ब्लैंकेट है कवर हुआ। तो आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स ग्रो किया है? What do you think happens when too many plants grow in a river? जब रिवर में बहुत सारा प्लांट्स ग्रो करता है तो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स हम लोग क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज करते हैं वो वॉश डाउन होके रिवर में, पास के कुछ पॉन्ड में गिर जाता है, जिसके वजह से जो प्लांट्स हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं वो ग्रीन ब्लैंकेट, ये जो ग्रीन ब्लैंकेट आपको दिख रहा है वो बहुत जल्दी ग्रो करके पानी के ऊपर पूरा फैल जाता है, और पानी के नीचे का जितना भी लाइफ है वो सब चोक करने लगता है, क्योंकि उन लोग को ऑक्सीजन, सनलाइट कुछ नहीं मिलता है। तो देन इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर फिश टू ब्रीथ। सिर्फ फिश ही नहीं, बहुत इंसेक्ट्स भी होते हैं पानी के अंदर, बहुत प्लांट्स होते हैं, उन सबको नहीं मिलता है सनलाइट, ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं मिलता है, और उसी के साथ साथ वो पानी ड्रिंक करने के लिए हम लोग के लिए भी अनसेफ हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वाटर को क्लीन करने का कोशिश करते हैं, उनके पानी को क्लीन करते हैं, वेस्ट को यूज पानी में गिरने नहीं देते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स अगर लिया जाए पानी को फ्रेश करने के लिए, तो फिर लाइफ में वेस्ट वाटर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत हद तक लोगों की जो बीमारियां हैं जो पानी से फैलता है वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। ऐसा ही एक प्रोग्राम जो गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें पानी को हेल्दी किया जाता है, पानी को क्लीन किया जाता है लोगों के लिए, फिश एंड बर्ड्स के लिए। Now you have to write down a list where there will be 3 things you can do to protect the water bodies near you. आपके आसपास के पानी को आप कैसे क्लीन रख सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।